बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ये बताइए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है। अगर हम ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों में से कईयों का जवाब होगा कि मैम रिसोर्सेज होने चाहिए, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए? तो कुछ लोग कहेंगे कि मैम फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, कैपिटल भरपूर मात्रा में होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे मैम अदर फिजिकल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चला सकें। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है कि हमारे पास अगर ये रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें या हम अदर फिजिकल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो क्या इन रिसोर्सेज पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। तो क्या है, द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट इट इज डिपेंड अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है, या जो मैन पावर है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, तो क्या हमें सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। सक्सेस हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि द हार्ड वर्किंग एंड द एफिशिएंट पर्सन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कहा जाता है कि जो हार्ड वर्किंग और एफिशिएंट पर्सन होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स का काम करते हैं। राइट? तो अब एसेट्स का काम करते हैं, तो ये जो हमारे पर्सन्स हैं या ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिनको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, इन ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हमें सिलेक्ट करना है, क्या उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, उनको कितनी क्वांटिटी में हमें रिक्रूट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए। ठीक है, उनके आगे रिक्रूटमेंट के बाद हम उनको सिलेक्ट करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होना चाहिए। ये जो सारा जो एस्पेक्ट है या जो ये सारी एक्टिविटीज हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करेगी, तो ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं ये किससे रिलेटेड है? ये स्टाफिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्टाफिंग से रिलेटेड है। अब आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक की बात करने जा रही हूँ। स्टाफिंग जो क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग के थ्रू ही हम सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में होनी है वो हम कर पाएंगे। बिना मैन पावर के, बिना हम एम्प्लॉइज के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो अब हम स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि स्टाफिंग एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि हमें सक्सेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर। अब वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके थ्रू हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू हो रहा है, यानी कि मैन पावर के थ्रू, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज के थ्रू। तो जो एम्प्लॉइज हैं, हार्ड वर्किंग या एफिशिएंट या टैलेंटेड या नॉलेजेबल जितने भी हमें पर्सन्स की जरूरत है, उनको कैसे हमें सिलेक्ट करना है, कितनी क्वांटिटी में सिलेक्ट करना है, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे होना है। ठीक है, फिर उनके आगे हमें उनका अप्रेजल कैसे देना है, उनके डिटरमाइन करना, उनका रेम्यूनरेशन कैसे डिटरमाइन करना है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये किस में आएंगी? ये किससे कंसर्न कर रही हैं? ये कंसर्न कर रही हैं स्टाफिंग से। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से हम समझ लेते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है। व्हाट इज स्टाफिंग? तो देखिए, जो स्टाफिंग वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ? स्टाफ से। स्टाफिंग कहां से आया? स्टाफ से। स्टाफिंग वर्ड कहां से निकला? स्टाफ से। अब स्टाफ को हम कह सकते हैं एम्प्लॉय। क्या कह सकते हैं? एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का सीधा सीधा मतलब है ह्यूमन रिसोर्स। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स।
अब स्टाफिंग का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? ह्यूमन रिसोर्स से है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस का कनेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी किस में आएंगी? स्टाफिंग में आएंगी। जैसे कि कितना ह्यूमन रिसोर्स या कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको कैसे हम रिक्रूट करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, फिर क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, वहां से लेकर के हम उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से लेकर के, ठीक है, उनके प्रमोशन से लेकर के उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करने तक की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो क्या कहलाएंगी? स्टाफिंग कहलाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज कि स्टाफिंग में हमें ये भी देखना है कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर रिक्रूट करना, किसके साथ? राइट क्वालिफिकेशन के साथ। किसके साथ? राइट क्वालिफिकेशन के साथ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है, उसका जो एक्टिविटीज हैं वो स्मूथली क्या हो? चलती रहे। दूसरी चीज, और एक चीज ध्यान में रखनी है, स्टाफिंग में ये भी इंक्लूड होता है, सिर्फ सीट को फिल्ड करना ही स्टाफिंग नहीं है, वैकेंट सीट को फिलअप करना ही स्टाफिंग नहीं होता है। वैकेंट सीट को फिलअप करने के बाद उस सीट को फिल करे रहना, उस सीट पर वो उस एम्प्लॉय को बनाए रखना, ये भी स्टाफिंग का ही पार्ट है। यानी कि वो सीट फिर बार बार खाली ना हो। सपोज कि एक एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, हायर कर लिया उसको, और वो 1 महीने के बाद किसी भी रीजन के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, फिर वो वैकेंट हो गई सीट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कोई भी सीट फिल होने के बाद दोबारा से उस सीट की वैकेंसी ना अराइज हो जाए, फिर से वो सीट खाली ना हो जाए। इस चीज को भी ध्यान रखना। किसकी एक्टिविटी है? स्टाफिंग की एक्टिविटी है। क्लियर है? तो हम लोग कह सकते हैं स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एंड डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। एट राइट टाइम। क्लियर है? अब कह रहे हैं स्टाफिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हम मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो स्टाफिंग क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन है। और ये किस तरीके का फंक्शन है? ये क्या चीज परफॉर्म करता है? स्टाफिंग मैनेजमेंट फंक्शन तो है, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ये परफॉर्म कर रहा है ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि पोजीशंस को फिल करना और उसको फिल करे रहना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जो वर्क है, ये सारा का सारा किसकी एक्टिविटी है? ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है मैनेजमेंट का। स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में बच्चों? क्लियर हुआ? यानी कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट क्वालिफिकेशन के साथ हायर करना, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना, फिर उनका प्रमोशन करना, ठीक है, ट्रांसफर करना, ठीक, उनकी अप्रेजल करना, और उनका जो रेम्यूनरेशन है उसको डिटरमाइंड करना। ये सारी की सारी एक्टिविटी किस में आती हैं? स्टाफिंग में आती हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे अब हम जरा समझ लेते हैं कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। क्या प्रोसेस है स्टाफिंग का? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में सबसे पहला स्टेप होगा एस्टिमेट लगाना कि कितनी ह्यूमन रिसोर्स की नीड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि पहला स्टेप क्या होगा? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है इसको एस्टिमेट करना, इसका एस्टिमेट लगाना। अब इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी 2 चीजों की एनालिसिस करने के लिए। कौन कौन सी चीजों की एनालिसिस करी जाएगी? सबसे पहले तो हम एनालिसिस किसकी करेंगे कि वर्क फोर्स एनालिसिस और वर्क लोड एनालिसिस, इन दोनों चीजों की एनालिसिस होगी। क्या? वर्क फोर्स एनालिसिस और वर्क लोड एनालिसिस, ये 2 चीजों की एनालिसिस हम करके एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमें एक्चुअल में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है।
अब वर्क फोर्स एनालिसिस में हम क्या चीज़ की एनालिसिस करेंगे? वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी वर्क फोर्स है या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं उस टाइम पर एट प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर लोड की बात करें तो वर्क लोड एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कंपनी के पास लोड कितना है वर्क का। अगर लोड ज़्यादा है और हमारे पास एम्प्लॉइज कम है तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास वर्क लोड कम है और एम्प्लॉइज हमारे पास सफिशिएंट है तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रोसेस से हम बहुत ही अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है। क्लियर है? तो दो चीज़ों की एनालिसिस होगी, पहले वर्क फोर्स एनालिसिस किया जाएगा और फिर दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? वर्क लोड एनालिसिस करेंगे, जिससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। अब हमने क्या किया? एस्टिमेट तो लगा लिया। एस्टिमेट लगाने के बाद जो दूसरा प्रोसेस है हमारा वो कहलाएगा, दूसरा स्टेप कहलाएगा रिक्रूटमेंट करना। अब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में क्या होता है? रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हम सर्च करते हैं, क्या करते हैं? सर्च करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को। पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं। ठीक है, जो भी जॉब के लिए वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं। क्लियर है? तो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये एक पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, जिससे कि वो अप्लाई करें और हम उनका इंटरव्यू लें और उसमें से हम जो हमारे सुटेबल या पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको हम उसमें से हायर कर पाएँ। क्लियर है? समझ में आया रिक्रूटमेंट? अब रिक्रूटमेंट तो हमने किए, फिर रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन में हम पिक करते हैं जो बेस्ट कैंडिडेट होता है। इंटरव्यू देने जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको पिक करना, उसको निकालना, या उसको हम हायर करना या उसको सिलेक्ट करना। सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं सिलेक्ट करना पोटेंशियल कैंडिडेट को या बेस्ट कैंडिडेट को। जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आए हैं उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को क्या करना? सिलेक्ट करना, कहलाएगा सिलेक्शन। अब इसके लिए, सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए कंपनियां जो है वो बहुत सारे स्टेप को फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि रिटन एग्जाम ले सकती हैं। अब रिटन एग्जाम में भी एप्टीट्यूड का टेस्ट हो सकता है, रीजनिंग का टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें हमारा इंटरव्यू हो सकता है, उसमें हम ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कितने स्टेप में सिलेक्शन कर रही है। क्लियर है? ये सारी हम स्टेप उसमें फॉलो कर सकते हैं। अब सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का क्या मतलब है? हमने सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट तो कर लिया, फिर उसके बाद उसको राइट प्लेस पर प्लेस करना, जो उसकी जॉब है उस पर उसको प्लेस करना। और प्लेस करने के बाद जो नए कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं जिनको कोई भी अभी जानता नहीं है, इसके लिए कंपनी एक फंक्शन छोटा सा ऑर्गेनाइज करती है, गेट टुगेदर टाइप का फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में जो नए कैंडिडेट्स होते हैं वो पुराने कैंडिडेट्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, जिससे वो एक दूसरे को जान पाए। जो नए कैंडिडेट्स हैं वो कंपनी को जान पाए, कंपनी के जो पहले के एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर जान ले। तो ये एक कैंडिडेट एक दूसरे को जान ले, इसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंपनी करवाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्टाफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हर एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम होनी चाहिए। जो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली अचीव हो पाए। इसके लिए क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन? दो मेथड यूज करती हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। पहला, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दो मेथड हो सकते हैं। पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इस पर मैं आपके लिए दूसरा लेक्चर बनाऊंगी डिटेल में। इसके मेथड हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड हैं। इसके लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर अलग से बताऊंगी, आप उसको देख करके प्रॉपर समझिएगा। देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो तरीके से कराती है कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। क्लियर है। अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है साल के एंड में। जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का प्रोसेस कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल करने के बाद उनका इंक्रीमेंट होता है, उनका प्रमोशन होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज यानी कि प्रमोशन करना, कंपनी के एम्प्लॉयज का प्रमोशन करना, उनको उनका इंक्रीमेंट लगाना या उनको ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र करने का मतलब मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए उनको मूव कर देना, तो वो कहलाता है ट्रांसफर। ये भी एक्टिविटी इसी में इन्वॉल्व होगी। और सबसे लास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन को डिटरमाइन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसके तो ये सब बेकार है। ठीक है, रेम्यूनरेशन पे ही सब लोग काम कर रहे हैं। जब इंसान को फाइनेंशियल कोई भी फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं आएगा तो कोई भी काम करना नहीं चाहेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए, डिटरमाइन करना सबसे टिपिकल काम है, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर प्रॉपर नहीं दिया गया है। इसके लिए कंपनियां फैक्ट्रीज एक्ट को भी देखती हैं, वेजेस एक्ट को भी देखती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंपनी को इंक्रीमेंट कैसे लगाना है, ठीक है, कंपनी को प्रमोशन किस तरीके से देना है, बोनस की क्या पॉलिसी होगी, कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिसाइड की जाती हैं, जिसके लिए कंपनी कई सारे एक्ट्स को रिफर करती है और उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करती है रेम्यूनरेशन कंपनी के एम्प्लॉयज़ का। क्लियर है। तो कुछ ये सारी एक्टिविटीज़ है, ये सारा प्रोसेस है जो किसमें आएगा, स्टाफिंग का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में कमेंट करिए जा करके, और इसका मैं बहुत जल्दी दूसरा पार्ट भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आगे के जो भी रह गए हैं टॉपिक्स वो मैं उसमें कवर करूँगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू।